हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हों और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे हों। जैसा कि मैंने वादा किया था, यूपीपीएससी मेंस 2024 और यूपीएससी मेंस 2025 के लिए हम क्वेश्चन आंसर सेगमेंट लाएंगे। और मोस्टली क्या होता है ना कि मेंस का सारा दारोमदार टिका होता है आपके आंसर प्रेजेंटेशन पे, कि सामने जो क्वेश्चन आया आपने उसको कैसे डिफेंड किया, आपने उत्तर में ऐसा क्या लिखा कि चीजें लाइट अप हो गई और एग्जामिनर ने उस पर अच्छे नंबर दे दिए। क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग 60% आपको नंबर गेन कराती है। आपका नॉलेज कितना है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यूपीएससी मेंस में। हाँ, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो एथिक्स पेपर के हैं, यानी जीएस पेपर 4। अब जीएस पेपर 4 में आप सभी को पता होगा कि आप अगर हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन करते हैं और आपका प्रीलिम्स हो जाता है, तो मेंस में अच्छा स्कोर करने का सिर्फ सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास वो है जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर 4। उसके अलावा ऑप्शनल पेपर के जो दो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें, यानी ये चार पेपर आपने अगर संभाल लिए ना, ठीक है। अगर इसमें मान लिया 200 नंबर के आसपास, 200 या 210 नंबर इन दो पेपरों में, और लगभग 250 से 300 नंबर के आसपास इस पेपर में अगर ले आए, तो ये मान के चलो आपके बहुत सारे पाप धुल जाएंगे। और इजी सा है क्योंकि जीएस के ये दोनों पेपरों पे बहुत ज्यादा लैंग्वेज इशू नहीं आता, जैसा कि सभी लोग कहते हैं ना कि यूपीएससी में इंग्लिश वालों का सिलेक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि यूपीएससी कहीं ना कहीं इंग्लिश को लेकर बायस है। तो ऐसा नहीं है। हमारा प्रेजेंटेशन, हमारी आंसर राइटिंग स्किल्स हमें मेंस में अच्छे नंबर दिलवाती है, जिनका हमें फायदा मिलता है फाइनल मेरिट में। तो आज जो हम पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे उसमें है, एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट के अपने नागरिकों के प्रति नैतिक दायित्व क्या है। यानी पहला क्वेश्चन हो गया, क्या पूछा कि एक कल्याणकारी राज्य जो वेलफेयर स्टेट है वो अपने नागरिकों के प्रति नैतिक दायित्व क्या रखता है, क्या नैतिक दायित्व होंगे। भारत के संवैधानिक दर्शन, ठीक है, और सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय में सामाजिक न्याय नीतियों के संदर्भ में विश्लेषण करना है आपको। यानी ये जो क्वेश्चन आपने पहला पूछा है ये किस संदर्भ में बताना है, संवैधानिक दर्शन के संबंध में। यानी यहाँ पर डीपीएसपी को यूज करना है हमको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस मीन्स सामाजिक न्याय, जहाँ महिला विकास की बात करेंगे, जहाँ पर बच्चों के विकास की बात करेंगे, बुजुर्गों के विकास की बात करेंगे, समाज के कमजोर वर्गों के विकास की बात करेंगे। उन नीतियों के विश्लेषण में इसको समझाना है। 150 नंबर का है, सॉरी शब्दों में लिखना होता है। अब जीएस पेपर जो 4 होता है ना, उसके दो खंड होते हैं। फर्स्ट खंड में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और सेकंड खंड में आपको मिलेंगे केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला हम हल करने को दृष्टिकोण देख सकते हैं। सबसे पहले कल्याणकारी राज्य, यानी जो मेन मोटिव जब पे रखा है वो कल्याणकारी राज्य पे रखा है, कि आपको पहले ये बताना है कल्याणकारी राज्य होता क्या है, और दूसरी बात बतानी है कल्याणकारी राज्य के नैतिक दायित्वों के बारे में, है ना। दो चीजें निकल के आई। अब नैतिक दायित्व तो आपने बता दिया क्या नैतिक दायित्व है, उनको पूरा करने के लिए कौन सी चुनौतियां हैं उन पर प्रकाश थोड़ा बहुत डाल दो। उसके बाद कुछ प्रासंगिक उदाहरण के साथ उचित निष्कर्ष दे दीजिए। इन 4 स्टेप में आपका आंसर पूरा हो जाता है। अब हम तुमको मॉडल आंसर दिखाते हैं। पहला है, एक कल्याणकारी राज्य क्या करता है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होता है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है जहां सभी को समान अवसर उपलब्ध होते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, खासकर उन समुदायों को जो हाशिए पर स्थित हैं, वो नागरिक जो कास्ट डिप्रिवेशन के शिकार हैं, जो जेंडर डिप्रिवेशन के शिकार हैं, जो दिव्यांग हैं, बच्चे हैं, है ना, और भी कई तरह के जो डिप्रिवेशन के शिकार लोग हैं, उनके न्याय सिद्धांत के पर आधारित होता है, जो अपने सभी नागरिकों, विशेषकर सीमांत समुदाय के लोगों की भलाई सुनिश्चित करता है। अब सीमांत समुदाय का मतलब हाशिए पर स्थित समुदाय, ऐसा समुदाय जिसका हमेशा, यानी 100 साल, 200 साल, 500 साल, हजारों सालों से जिसका शोषण होता रहा है। जैसे हम इनमें अगर क्रिटिसाइज करें तो एससी और एसटी को रख सकते हैं, महिला वर्ग को रख सकते हैं, ठीक है,
बच्चों को भी रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों का डिप्रिवेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से इसको समझना होगा। अब कल्याणकारी राज्य में नैतिक शासन के लिए यानी एथिकल गवर्नेंस के लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता होती है जो समानता, समावेशिता और गरिमा को बढ़ावा दें। ठीक है, समानता की बात करें यानी अनुच्छेद 14 को ठीक प्रकार से लागू किया जाए। समावेशिता की बात करें, सबको एक समान लेकर चलने की बात करें, सबको समान अवसर देने की बात करें। संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए, किसी के पास संसाधनों का भंडार लगा हो और किसी के पास कुछ हो ना, बेसिक नेसेसिटी उनकी पूरी ना हो रही हो। तो संसाधनों का उचित वितरण, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, वंचित वर्गों के सशक्तिकरण जैसे नैतिक जिम्मेदारियों के साथ संरक्षित होता है। बात समझ में आ गई ना? तो एक तो ये पूरा आपको पैराग्राफ लिखना है। अब इसमें क्या करना है ना, देखो आप अपने तरीके से लिखेंगे तो कुछ चीजें कम ज्यादा हो सकती हैं, हाँ, तो उसके लिए कोई वो नहीं है। 10 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप ठीक प्रकार से डिस्क्राइब करोगे तो 6 से 8 नंबर के आसपास आपको मिल जाएंगे। और अगर एवरेज सा आंसर लिखोगे तो 2 से 4 या मैक्सिमम 6 नंबर मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान की स्थिति में डालेगा। अब मेन जो पार्ट होंगे किसके, क्वेश्चन के, उसमें क्या आप देंगे, कल्याणकारी राज्य के नैतिक दायित्व। तो अब ऊपर आपको समानता की बात की गई तो 14 से 18 समानता के अधिकार की बात कर लेंगे कि नहीं, समानता के अधिकार भेदभाव को सुनिश्चित करता है और गैर भेदभाव को सुनिश्चित करता है। अब समानता का अधिकार यहाँ पूरा डिटेल नहीं लिखना। देखो डिफरेंस क्या आता है कि जब हम एथिक्स में आंसर लिखते हैं तो हम सिर्फ कंक्लूजन रेफरेंस देते हैं किसी आर्टिकल का, जैसे आर्टिकल 14 का रेफरेंस दे दिया, 14 से 18 का रेफरेंस दे दिया, या स्वतंत्रता 19 से 22 का हमने रेफरेंस दे दिया। लेकिन आपको ये याद रखना है कि लेकिन जब जीएस सेकेंड पेपर का आंसर राइट करोगे तो इनको पूरा डिस्कस करना पड़ेगा, डिटेल करना पड़ेगा। बस यही मेजर डिफरेंस होता है जब हम मेंस का आंसर राइट करते हैं। बात समझ में आ गई है ना? देखो ध्यान से समझोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब क्या है, देखो एक कल्याणकारी राज्य को सभी नागरिकों के लिए बुनियादी स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 19 से 22, समानता और सम्मान की गारंटी देनी चाहिए। मतलब देखो राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को क्या करे, कुछ बेसिक अधिकार ऐसे हैं जिनको देना ही देना है। हमने अगर भारत का संविधान आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें 6 प्रकार के अधिकारों का वर्णन है। 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये 5 अधिकार ये हो गए। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इनको कंक्लूड कर देंगे। तो अब जैसे संवैधानिक आधार की बात की गई, ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, संवैधानिक आधार बताना था आपको। कहाँ पे गया है ये देखो, देखा ना, संवैधानिक दर्शन और सामाजिक न्याय के संदर्भ में विश्लेषण करना है तो थोड़ा सा संवैधानिक चीजें बता दो। अब जैसे आपने आर्टिकल 14 समानता के अधिकार की बात कर दी, आर्टिकल 21 की कर दो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का यानी पर्सनल लिबर्टी का अधिकार, जिसमें गोपनीयता का, पर्यावरण संरक्षण के अधिकार को शामिल करते हुए विस्तारित किया गया है। अब अगर डॉक्टर के.एस. पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ 2017 में एक मामला आया था, के.एस. पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामले में, जहां पर आर्टिकल 21 में एक नया खंड जोड़ दिया गया। खंड क्या, उसमें इनबिल्ट मान लिया गया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ राइट टू प्राइवेसी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसको हम गोपनीयता के अधिकार के नाम से भी जानते हैं, कि हम किसी को अपनी बात बताना चाहें अथवा न चाहें, है ना, तो उस टाइप का। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले व्यक्तिगत गरिमा के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता को दृढ़ करते हैं। अब व्यक्तिगत गरिमा क्या होती है, देखो आप कोई वस्तु लेते हो, मान लिया आपको एक पेन खरीदना है, अब पेन का एक मूल्य होता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम पर्सनल बात करें, किसी व्यक्ति की बात करें, तो व्यक्ति का अपना एक मूल्य होगा या फिर उसकी गरिमा होगी। तो जनरली मानवीय जीवन में हम गरिमा की बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए, यानी उसके सम्मान के विरुद्ध कोई चीज न घटने पाए जिससे उसकी आत्मा मरने लगे। ठीक है, तो या तो मूल्य होगा या गरिमा होगी, और दोनों में बेसिक डिफरेंस अलग अलग है ना।
तो व्यक्तिगत गरिमा, पर्सनल गरिमा के साथ नैतिक प्रतिबद्धता को दृढ़ करते हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। अब कल्याणकारी राज्य को ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना। अब ऐतिहासिक आधार पर हमारे यहाँ जैसे कास्ट सिस्टम, ऋग्वेद का 10वां मंडल पढ़ो, पुरुष सूक्त, उसमें कहा गया है एक विशाल पुरुष के मुख से ब्राह्मण, कंधे से क्षत्रिय, कमर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये ऋग्वेद का 10वां मंडल कहता है। और उस काल में हम इसको वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जो बाद में रेशनल होके जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई। तो यहाँ क्या करना है? ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना। जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ, जैसे केरला में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं होती थी, उनको अपने स्तन खोल के चलना पड़ता था। अगर स्तन खोल के नहीं चलेंगे, बंद करके चलना है, तो उनको राजा को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो ऐतिहासिक अन्याय था कास्ट के आधार पर, डॉक्टर BR अम्बेडकर को देख सकते हो आप। ठीक है, कितना उनको डिप्राइव किया गया, कितना उनको ढकेला गया, कितना उनको चोटें दी गई, लेकिन फिर भी वो कितना बढ़िया निकले। जिस समाज ने उनको दुत्कारा, उसी समाज के लिए उन्होंने अचूक संविधान बना के तैयार किया। बात समझ में आ रही ना? तो जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ, चाहे वो कास्ट के आधार पर हुआ हो, चाहे जेंडर के आधार पर हुआ हो, कलर के आधार पर हुआ हो, लोगों की बनावट के आधार पर हुआ हो, तो उस अन्याय को दूर करना है। सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करना है। ठीक है, अब जैसे रॉल्स का सिद्धांत है, अगर याद आ जाए तो ठीक है, नहीं याद आए तो कोई बात नहीं। सीमांत समुदायों के लिए सकारात्मक कार्यवाही का समर्थन करता है। अब सीमांत जो हाशिए पर स्थित समुदाय है, जैसे आप आर्टिकल 15 पढ़ते हो, तो उसमें क्लाज कुछ जुड़े हुए हैं जो रिजर्वेशन की बात करते हैं आर्टिकल 15 और 16 में। तो ये सीमांत महिलाओं और बच्चों के लिए, विशेष वर्ग के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कुछ अधिकार संरक्षित किए गए हैं। वो सकारात्मक कार्यवाही के अंतर्गत आते हैं। प्रस्तावना भी, अगर संवैधानिक दर्शन की बात करें तो प्रस्तावना में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है सभी को समान अवसर। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि सभी को जो देश के संसाधन है उसमें समान स्वामित्व। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण। प्रत्येक व्यक्ति को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिला हुआ है कि 18 वर्ष के हो गए तो चलो भैया वोट डालो। ठीक है, अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, रिजल्ट भी आया, आज देखो डिसाइड हो गया, कल डिसाइड हो गया था कि रेखा गुप्ता क्या होंगी, नेक्स्ट दिल्ली की CM होंगी। अब रेखा गुप्ता जी की तो बल्ले बल्ले हो गई, है ना। आतिशी मरलेना कुछ ही महीने रहे, उसके पहले केजरीवाल तीन पंचवर्षीय लगातार रहे। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि आपको राष्ट्रपति भी आप चुने जा सकते हैं, आपको उसमें भी नहीं रोका जाएगा। आप 25 साल के पूरे हो जाओ, लोकसभाओं विधानसभाओं के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लड़ सकते हो चुनाव। आप 18 साल के कंप्लीट हो गए तो आप प्रधान बन सकते हो, ग्राम प्रधान, पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और नहीं आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना तो कम से कम आप वोट तो डाल सकते हो ना। 18 वर्ष के हुए, आपने वोट का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, उसके बाद DPSP। अब संविधान का भाग आप 4 पढ़ते हैं, भाग 4। अब भाग 4 में 36 से 51 आपने आर्टिकल पढ़े होंगे। इन 36 से 51 में आपको क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात की गई है। अगर हम इनको थोड़ा सब कैटेगराइज कर लें तो इसमें गांधीवादी तत्व हैं, कुछ DPSP ऐसे हैं जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं, कुछ ऐसे हैं जो उदारवादी विचारधारा पर आधारित हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं। ठीक है, जो कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रल किस्म के हैं, या उनको हम समाजवादी विचारधारा, हाँ समाजवादी बोलते हैं, समाजवादी विचारधारा पर आधारित, सोशलिस्ट विजन पर आधारित। तो DPSP में नीतियों के माध्यम से कल्याण सुनिश्चित करने में राज्य का मार्ग प्रदर्शित करता है। जैसे आर्टिकल 28, 38 पढ़ो, 39 पढ़ो, 41, 43 और 46, है ना। तो ये सब उसकी बात करते हैं। तो याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं DPSP का रेफरेंस देके आप बात पूरी कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे और देखें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, रोजगार के माध्यम से आर्थिक न्याय को बढ़ावा दिया जा रहा है। संसाधनों का न्याय संगत वितरण के लिए, नैतिक शासन के लिए समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की दशा में धन और अवसरों का पुनर्वितरण आवश्यक है। अगर धन और अवसरों का पुनर्वितरण नहीं किया जाएगा तो ये समुदाय हमेशा पीछे रहेंगे। सॉरी। भारत के अगर संवैधानिक आधार की बात करें तो अनुच्छेद 39 भी यह सुनिश्चित करता है कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामान्य भलाई के लिए वितरित किया जाए। जितने भी नेचुरल राइट्स हैं,
उसके बाद और एग्जाम्पल में देखें, जैसे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए, पीएम किसान सम्मान निधि आई, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना आई, है ना। इन आवश्यक वस्तुओं के लिए सरकार सब्सिडी देती है, जिससे क्या होता है, कमजोर वर्गों का थोड़ा सा फायदा हो जाता है। ठीक है। सीमांत वर्गों के सशक्तिकरण के लिए, यानी हाशिए पर स्थित समुदायों के लिए न्यायपूर्ण कल्याणकारी राज्य वंचित समूहों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्यवाही करता है और राष्ट्रीय प्रगति में समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। अब कुछ ऐसे समूह हैं जिनका शासन में सीमित प्रतिनिधित्व है, उनको बहुत सारे अवसर नहीं मिले, उनको शिक्षा के अवसर नहीं मिले। अगर आपको मिले हैं तो आप उनका सम्मान करना चाहिए। तो अब इसमें जैसे शिक्षा और रोजगार में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को हमने एकदम पायदार पे ढकेल दिया था कि नहीं भैया तुमको स्कूल में हम नहीं घुसने देंगे, तो वो क्या हुए, हाशिए पर पहुंच गए। तो उनके लिए क्या किया गया है, आर्टिकल 15(4) और 16(4) में उनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई है, आरक्षण जिसको हम बोलते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए 14% और 7.5% किसके लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन की बात करता है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में शिक्षा और नौकरियों में भी आरक्षण की बात करता है, खासकर किसकी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की। बुनियादी आवश्यकता के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सामाजिक सुरक्षा है, उसके लिए भी सरकार क्या करती है, प्रयास करती है। बहुत सारी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं। स्वास्थ्य के लिए देखो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, है ना, पीएम आरोग्य योजना आ गई, पीएम 5 लाख तक का वो जो बीमा वाला है उसके लिए आ गए, सर्व शिक्षा अभियान है शिक्षा के लिए। तो इस तरह की नैतिक शासन के लिए इस तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। उपयोगितावाद, अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, है ना, पीडीएस सिस्टम, जिसके अंतर्गत राशन की दुकानों से आप बहुत सस्ते दाम पर 1 रुपए 2 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं चावल आप ले सकते हो। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा जैसी कल्याणकारी योजनाओं को उचित ठहराता है। तो ये आपका क्या करेगा, उत्तर को थोड़ा सा बैलेंस कर देगा। संवैधानिक आधार में और चीजें देख लो, आर्टिकल 21 से शिक्षा का अधिकार, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आर्टिकल 21 में परिवर्तन करके आर्टिकल 21A जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार के कर्तव्य। तो उसके बाद और एग्जाम्पल में दोगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कमजोर वर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रदान करता है। पारदर्शिता है, अकाउंटेबिलिटी है और कोऑपरेटिव गवर्नेंस है। नैतिक शासन में निर्णय लेने के लिए देखो ट्रांसपेरेंसी बहुत आवश्यक है, क्योंकि भ्रष्टाचार सरकारी विभागों में बहुत दबा के है ना। अकाउंटेबिलिटी है, सक्रिय नागरिक भागीदारी के लिए क्या करना पड़ेगा, नागरिक अधिकार पत्र लाने होंगे, सिटीजन चार्टर वगैरह, है ना। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया 2005 में। पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया गया 73वां और 74वां संविधान संशोधन करने के लिए, ताकि केंद्रीकरण व्यवस्था को विकेंद्रीकरण व्यवस्था की तरफ ले जाया जाए, है ना, डिसेंट्रलाइज किया जाए चीजों को, और वहां पर आम लोगों को सीधे भागीदारी प्रदान की जाए। तो इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था की, पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। आर्टिकल 40 जो महात्मा गांधी की विचारधारा पर आधारित है, उसको इस्टेब्लिश किया गया। आ गई बात समझ में। तो विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देता है ये। उदाहरण के मनरेगा के अंतर्गत जो सोशल ऑडिट केरल में भागीदारी पूर्ण शासन मॉडल है, तो वो सबसे बेस्ट मॉडल पूरा करता है। अब नैतिक दायित्व को पूरा करने में चुनौतियां, आपने जो मिडिल वाला है इसमें से अगर 20% भी कर दोगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। 20% मैंने रेफरेंस के लिए सारा कर दिया है, ताकि कुछ चीजें आपको याद रहें। ओके। अब जो नैतिक दायित्व को पूरा करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आप कोई भी काम करो, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं, आप शादी करो तो प्रॉब्लम्स आएंगी, आप कोई बिजनेस शुरू करो तो प्रॉब्लम्स क्या है ना, कि वो आती ही हैं। आप कितने भी अच्छे पढ़ने में हो, आपने कितनी अच्छी रणनीति क्यों बनाई हो, दिक्कतें तो आएंगी, है ना। तो लाइफ का वो फेज होता है जिसको आपको एंजॉय करना चाहिए, है ना। कोई प्रेम में असफल हो गया, कोई एग्जाम में असफल हो गया, किसी की शादी टूट गई, किसी का बिजनेस लॉस में चला गया, किसी की यहाँ कोई डेथ हो गई, है ना। तो ये पर्सनल लॉस, ठीक है, पब्लिक लॉस, ये सब आपके जीवन के साथ चलते रहते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। जब लगे कि नहीं यार बहुत कुछ छूट रहा है हमसे, तो धैर्य के साथ सोचो, थोड़ी सांस लो और फिर आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आ गई यहाँ तक?
उसके बाद कार्यान्वयन में अंतराल, यानी जब हम किसी पॉलिसी को यूटिलाइज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आते हैं, भ्रष्टाचार होता है और अकुशल लोगों के द्वारा जब चीज़ों को लागू कराया जाता है तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरा, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसमें लीकेज है, यानी जिनको लाभ मिलना, ए को लाभ मिलना चाहिए तो लाभ मिल उठा रहा है सी, ठीक है। रिजर्वेशन जिसको मिलना चाहिए उसको आज तक नहीं मिला, है ना, लेकिन जिसको एक बार मिल गया वो उसके फिर पूरे परिवारों को बराबर लगातार मिल रहा है। जैसे पीडीएस सिस्टम होता था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके तहत वही राशन वगैरह आपको मिलता है ना, 2 किलो 5 किलो, एपीएल बीपीएल वगैरह कार्ड धारकों को, है ना। तो वो पीडीएस सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत था, फर्जी राशन कार्ड बने हुए थे और अकुशलता बहुत थी, यानी कोई काम करने के लिए शुद्ध नहीं था। तो उस वजह से वो योजना जो पूरे ग्रामीण और शहरी परिवारों तक जानी थी, लगभग 80-90 करोड़ लोगों तक उस योजना का लाभ पहुंच रहा है, तो उसमें लीकेज की समस्या बड़ी थी और उसको सही प्रकार से लागू भी नहीं किया जा रहा था। भ्रष्टाचार बहुत था, लाल फीताशाही, है ना, अधिकारियों को भी घूस चाहिए होती थी। तो वो क्या हुआ, उसमें एक देश एक राशन कार्ड बना दिया तो चीज़ें थोड़ा कम हुई, थोड़ा उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई गई, सामाजिक असमानताएं, ठीक है, सोशल अनइक्वलिटीज, सकारात्मक कार्रवाई के बावजूद जाति लिंग आधारित भेदभाव भारत में सर्वाधिक है। भारतीय महिलाएं पुरुषों द्वारा अर्जित प्रत्येक 100 रुपए में से केवल 40 रुपए कमाती हैं। मतलब अगर पुरुष 100 रुपए कमाता है तो महिला सिर्फ 40 रुपए ही कमाती है। और ये भी है कि उसी काम के लिए महिला को कम वेतन मिलता है, पुरुष को अधिक वेतन मिलता है। हाँ, तो डिफरेंसेस बहुत हैं। प्रशासनिक लाल फीताशाही, अब सिस्टम भी वही सही है। प्रशासनिक अक्षमताएं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को धीमा कर देती हैं। भाई आम आदमी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, पहुंचता भी है तो दबा दबटा के भगा दिया जाता है। अच्छा खासा अधिकारी को पैसा मिल जाता है, काम खत्म हो जाता है, कल को आप आईएएस बनोगे तो ये सब देखने को मिलेगा, है ना। अभी देखो हमारे इधर जो है ना, रोड बना है और रोड में बहुत सारे किसानों की जमीन गई, बहुत सारे बिजनेसमैनों की जमीन गई। तो वहां पर क्या है, भ्रष्टाचार बहुत दबा के हुआ, लेखपाल से लेकर के ऊपर के स्तर तक, यानी बीएलओ के ऊपर भूमि अध्यप्त अधिकारी जो एसडीएम बैठता है वहां तक, है ना। सब ने अपने अपने स्तर से पैसा खाया। 1 लाख रुपए का अगर पेमेंट है तो 2 3 4 हज़ार रुपए तो तुम्हारे उसी में खर्च हो जाएंगे। कौन ध्यान दे रहा है, कोई मतलब नहीं रखता। आ गई बात समझ में यहाँ तक। उसके बाद हाँ, प्रशासनिक क्षमताएं क्या करती हैं, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को धीमा कर देती हैं। हाल ही में आई मनरेगा की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार, विलंब से मिलने वाली मजदूरी, काम की कमी, पात्रता प्राप्त करने में प्रशासनिक बाधाओं के संदर्भ में श्रमिकों की शिकायतों पर प्रकाश डाला गया है। अब तो देखो एक और चीज हो गई, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर या आईजीआरएस, ठीक है, ये एक वेबसाइट भी है और आईजीआरएस नाम से सुविधा पोर्टल भी है, जहां पर आप आराम से बोल के, है ना, रफली लिख के अपनी प्रॉब्लम्स को मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल सकते हैं और जितना भी उस जिले का अधिकारी वर्ग होगा सब तक वो फॉरवर्ड होगी और उसकी सुनवाई हो सकती है। तो आईजीआरएस पोर्टल पर कंप्लेन करना सीख लें। निष्कर्ष क्या निकालेंगे, अब देखो हमने क्या कर दिया, हमने पहले मेन स्ट्रीम लिखी, पहले कल्याणकारी राज्य की बात कर ली कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है, और फिर नैतिक दायित्व क्या होते हैं, नैतिक दायित्व की बात कर ली, फिर संवैधानिक दर्शन की बात कर ली, संवैधानिक दर्शन क्या है, संवैधानिक दर्शन के बाद हमने सामाजिक न्याय की बात कर ली, ठीक है, सामाजिक न्याय। तो इन 4 सेगमेंट की हमने बात कर ली है। अब हमें क्या करना है, कंक्लूड करना है। उसके बाद हमने कुछ कमियों की बात कर ली कि मतलब चुनौतियों की, देश चुनौतियों और उनसे बहुत परेशान है, चुनौतियों की इतनी सारी हमने बात कर ली। अब हम देन कंक्लूड कर सकते हैं, और कंक्लूड करने में क्या होता है ना कि हमें ये बताना है कि नहीं अच्छा क्या है और बुरा। तो कंक्लूड करने में देखो निष्कर्ष में क्या डालेंगे, आपको हेडिंग कोई नहीं डालनी है, आपको बस अपना आंसर लिखते हुए आना है। जो मैंने हेडिंग का प्रयोग किया ना, बस आपको एक इशारा देने के लिए किया है। आपको जब आप मेंस में आंसर राइट करोगे ना तो वहां पर आपको हेडिंग की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप पैरा में लिख लेना, 4 पैरा में खत्म कर लेना इसको। एक कल्याणकारी राज्य को अपने नैतिक दायित्वों को पूरा करने के लिए शासन निष्पक्षता यानी गवर्नेंस, अकाउंटेबल निष्पक्ष होना चाहिए,
ठीक है, गरिमा और समावेशिता पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हो, है ना, और लोगों को उनका समान अधिकार, समान न्याय, ये सब कुछ देना चाहते हो, अपने नैतिक दायित्वों को पूरा करना चाहते हो, तो सबसे पहले शासन निष्पक्ष होना चाहिए। ना तो कास्ट बायस हो, ना तो धर्म बायस हो। जैसे वर्तमान में बीजेपी को देखो, धर्म के आधार पर मुझे कुछ चीजें गलत लगती हैं, है ना, ना तो जेंडर आधारित हो, ना तो रंग रूप के आधारित हो। तो ये सारा नहीं होना चाहिए। तो शासन निष्पक्ष होना चाहिए। उसके बाद गरिमा और समावेशिता पर आधारित होना चाहिए। गरिमा का मतलब प्रत्येक व्यक्ति की जो गरिमा है उसका ख्याल रखा जाना चाहिए, उसकी पर्सनल लिबर्टी को ध्यान रखना चाहिए, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, समावेशी विकास होना चाहिए। क्योंकि सभी को, लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति जो सबसे कमजोर वर्ग का है, उसको भी उस योजना का उतना ही लाभ मिले जितना पहले व्यक्ति को मिला है। ये गांधी जी का कथन था। जैसा कि बी आर अम्बेडकर ने सही कहा था, किसी भी समाज की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने सबसे कमजोर वर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये बिल्कुल सही बात है। आपका बिहेवियर, आप किस किस्म के इंसान हैं, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, ये इस बात से डिसाइड होता है कि आप अपने से कमजोर वर्गों, आप अपने से नीचे रहने वालों, आप अपने से कम उम्र के लोगों, आप अपने से अधिक उम्र के लोगों के साथ बिहेवियर कैसा करते हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं, काम करना नहीं होता। ठीक है, कि एजुकेशन हो गई, बच्चे पैदा कर लिए, काम कर लिया, घर बनवा लिया, गाड़ी खरीद ली, आराम से ऐश कर रहे हैं, नहीं। एजुकेशन का मतलब होता है कि अपने जीवन को प्राथमिकता देने के साथ साथ उन वर्गों को भी प्राथमिकता देना जो समाज के वंचित वर्ग के हैं, जिनको महाविद्यालय नहीं मिले, जिनको सम्मान के साथ अपना जीवन को शुरू करने का अवसर नहीं मिला, है ना, उन लोगों को भी ध्यान देना है। अगर आपको ये अवसर मिले हैं तो किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना है। एक बेहतर इंसान बनना है, गधा पचीसी आपको नहीं करनी है। तो तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, किसी भी समाज की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने सबसे कमजोर वर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर वह उसका व्यवहार सकारात्मक है तो समाज अच्छा होगा। अगर समाज का रवैया नकारात्मक है, प्रताड़ित करता है, उनको गरिमा के साथ जीवन जीने के गरिमा के साथ जीवन नहीं जीने देता है, उनको समानता नहीं देता है, उनको स्वतंत्रता नहीं देता है, तो उससे घटिया समाज कोई नहीं हो सकता। इटसेल्फ ये वाक्य कह रहा है। इसलिए कल्याणकारी राज्य में नैतिक शासन को केवल प्रशासन से कहीं अधिक न्याय, सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ प्रशासन करना काफी नहीं है कि कलेक्टर बन गए, कुर्सी गर्म कर रहे हो, है ना, सुबह गए ऑफिस में बैठ गए, आराम से खा पी रहे हो और शाम को उठे चले आए। सिर्फ इतना ही नहीं कि प्रशासन से कहीं अधिक आपको न्याय की बात करनी है, सशक्तिकरण की बात करनी है, तभी तो समाज आपका आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको इस आंसर को क्या करना है, लिखना है। सिंपल सा तरीका है ना, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करना। देखो, बहुत बड़ी बात नहीं करनी है। ठीक है, कि बहुत बड़ी आपने बात कर ली और आपको पूरा ही नहीं हो रहा है। देखो, आंसर राइटिंग बहुत सिंपल होती है, बस आपको प्रैक्टिस अपनी मेंटेन करनी होती है, स्पीड मेंटेन करनी होती है, और कहाँ पॉज लेना है, कहाँ पर आगे बढ़ना है, कहाँ पर हाईलाइट करना है, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो आपका आंसर अपने आप अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था, एक कल्याणकारी राज्य के अपने नागरिकों के प्रति नैतिक दायित्व क्या है, भारत के संवैधानिक दर्शन और सामाजिक न्याय की नीतियों के संदर्भ में विश्लेषण करना था, उसके बाद निष्कर्ष दे देना था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।